के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस टेस्ट में पूछे गए हैं संविधान से, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और सीजी व्यापक में जो नेक्स्ट एग्जाम में संभावित ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो के यदि आपने देख लिया तो किसी भी एग्जाम में आपको नियंत्रक और महालेखा परीक्षा से किसी भी क्वेश्चन को हल करने में कोई आपको परेशानी नहीं होगा। हमने सभी पैटर्न को और सभी चीज़ों को एनालिसिस करके इस वीडियो को बनाया है, तो इस टेस्ट को अभ्यास के रूप में आप लोग लेंगे। नियंत्रक लेखा महापरीक्षक का आप लोग ने अध्ययन किया होगा। चलिए हम इस कड़ी में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, भारत के समपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों के प्रधान कौन होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, योजना आयोग, वित्त आयोग, भारत नियंत्रक लेखा एवं महालेखा परीक्षक है और भारत का महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की जो समपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का जो प्रधान होता है वह महानियंत्रक लेखा परीक्षक होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा। हमने सभी चीज़ों का एनालिसिस किया है ताकि किसी भी चीज़ों की इसमें कोई भी पैटर्न के अभ्यास में कुछ भी चीज़ें ना छूट सके। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है। इसको बताना है आपको कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है। संसद में, राष्ट्रपति में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में या केंद्रीय वित्त मंत्री में। तो सीजी व्यापम और भी जो सीजीपीएससी और जितने भी पीएससी हैं उन सभी एग्जामों में महानियंत्रक लेखा परीक्षक से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो सभी जो भी सीजीपीएससी आयोग है उन सभी क्वेश्चनों को मैंने एनालिसिस किया है और देखा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न है और हमने इसको जांचने की कोशिश की है कि नेक्स्ट एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो। तो सेकेंड का आप लोग आंसर जान चुके होंगे। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वह केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की एक शक्ति भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। दी इसका राइट आंसर भी बी नंबर होगा, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा ही वह अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे हम के कहते हैं किसके मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। ठीक है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे CAG जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि संघ और राज्य सरकार के लिए, यानी कि दोनों के लिए यह कार्य करता है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिसे कंप्यूटर अटॉर्नी जनरल के नाम से हम जानते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट में CAG यानी केग कहते हैं। जैसे भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आप लोग इतने याद रखेंगे कि मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में यह जो काम करता है वह संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए यह काम करता है। अर्थात राज्य सरकार के लिए अलग से महालेखा परीक्षक का ऐसा कोई भी उपबंध संविधान में नहीं किए गए हैं। जिस प्रकार से महान्यायाधीश और महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में, किसी भी विधि या कानून से सम्मत जो भी जानकारी प्राप्त करना होता है उसके लिए संविधान में महान्यायवादी का बात किया गया है जो कि सेंट्रल पर होगा। और अगर केंद्र की बात है और यदि हम राज्य की बात करें तो महाधिवक्ता होता है। उसी प्रकार से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, चूँकि यह दोनों के लिए काम करता है, संघ और राज्य सरकार का, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, काफ़ी बार यह क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, इसलिए इसे हमने डिटेल से आपको समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लेखा परीक्षक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है। इसका राइट ऑप्शन बताना है। ठीक है, कार्यपालिका के, व्यवस्थापिका के, न्यायपालिका के, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका। आप लोग जानते होंगे कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापालिका में क्या अंतर होता है। चूँकि यह पहले वीडियो हमने बनाया है, हमारा लगभग 15 से 20 वीडियो अपलोड हो गया है संविधान से, सभी का टेस्ट हमने लिया है, सभी चीज़ों का आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, यानी कार्यपालिका के। जो लेखा परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है। किस प्रकार से व्यय होगा यह उसका लेखा परीक्षण करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, इसको बताना है आपको। तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका भी राइट आंसर क्या होगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। यानी कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम CAG कैग के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसका नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी नंबर होगा। संविधान द्वारा ऐसा सृजन किया गया है इसके पद को, तो इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे, संविधान द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि महानियंत्रण जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बाद किया गया है। यहाँ पर इंग्लिश में आपको दिया गया है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जो जनरल है उसकी सेवानिवृत्ति के बारे में पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन होगा, नियुक्ति के 6 वर्ष बाद तथा 65 वर्ष का आयु पूर्ण होने पर। यानी इसका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। आप इसे भी याद रखेंगे अच्छे से कि इसकी जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और 65 वर्ष का आयु पूर्ण होने तक वह कार्यक्रम कर सकता है, यानी कि कार्यमुक्त नहीं होगा उससे पहले, ठीक है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान की किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अनुच्छेद 148 में ऐसा उपबंध किया गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जो कि लेखा परीक्षण का कार्य करेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए उपबंध किए गए हैं, इसका ऑप्शन सी नंबर होगा। इसी प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 76 में महान्यायवादी की बात किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा, बहुत ही ताकतवर पद होता है। इसलिए अगर हम बात करें तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद से केवल तभी हटाया जा सकता है जब भारत के संसद के दोनों सदन जो है संशोधन के उपरांत ही जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, ठीक है। तो दोनों संसद है उनके द्वारा पारित होना चाहिए, तभी जाकर हटाया जा सकता है इनको, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है, उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पदमुक्त करने के लिए एक कठिन प्रक्रिया होती है, आसानी से इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब आप लोग जानते होंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल से इसकी बात करेंगे, और हमारा जो प्रीवियस इसमें वीडियो अपलोड है उनको भी आप देखिएगा तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। इसका ऑप्शन बी नंबर होगा कि महानियंत्रक जो लेखा परीक्षक है उनको पद से हटाना है तो कैसे हटाना होगा, उसकी क्या प्रक्रिया है, तो वह उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस आधार पर क्या दोष सिद्ध होगा कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। तो इनको देखिए, आपको बताया गया 2/3 बहुमत यानी कि विशेष बहुमत यहाँ पर बताया गया है। तो कदाचार या अक्षम्यता उपरोक्त दोनों के आधार पर ही हम यह कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों में इस आधार पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित होगा। उसके उपरांत ही राष्ट्रपति क्या करेगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। यानी कि एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आप याद रखेंगे कि उनकी कदाचार और अक्षमता यानी किसी कार्य के करने में वह क्या है, अक्षम्य हो जा रहे हैं, या कदाचार का मतलब यह होता है कि सुआचरण नहीं किया जा रहा है, जो संविधान में सम्मत जो उनके नियम और कानून दिए गए हैं उनका अनुपालन अच्छे से नहीं करने के कारण उन्हें हम कदाचार की श्रेणी में रखेंगे। और उसके आधार पर दोनों संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। एकमात्र यह उपाय है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, उपयुक्त मत दोनों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन सेवानिवृत्ति, ठीक है,
पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने का वर्जना है। ये वर्जना का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। निम्न में से किस सेवानिवृत्ति पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और नेक्स्ट है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा कि निम्न में से किस सेवानिवृत्ति पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने का क्या करता है, वर्जित करता है। वर्जना मतलब रोक लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति एक बार कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नाम से हम जानते हैं, जिसे हम केग के नाम से जानते हैं, जो 148 अनुच्छेद में वर्णित है, अगर कोई व्यक्ति एक बार नियंत्रक महालेखा परीक्षक बन जाता है और उसके उपरांत यदि सेवानिवृत्त होता है तो पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त नहीं होगा, यानी कि नियुक्त करने से उसे रोका गया है, ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, यानी कि ए.के. चंदा। ए.के. चंदा जो है यह क्या है, सेवानिवृत्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस प्रकार से बनाया भी जा सकता है वित्त आयोग का अध्यक्ष, बट हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन, तो सरकार के अधीन किसी पद पर, जैसे कि सरकारी नौकरी पर को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के किसी आयोग के अध्यक्ष वगैरह उन्हें बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है ए.के. चंदा एक ऐसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक हुए जो वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन आपको बी राइट आंसर लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। तो प्रतिवेदन का मतलब यह होता है कि जब आप किसी भी कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाते हैं, जैसा कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, वह प्रतिवेदन किसका तैयार करता है, लेखा परीक्षण का, कि व्यय हुआ है या नहीं हुआ है, और उसकी व्यय की क्या है नियंत्रण करता है, किस प्रकार से व्यय करना है, वह भी किसकी, कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका पर जो भी व्यय करना है उसके कंट्रोल की कार्य भी करता है, इसलिए हम इसे कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के नाम से हम जानते हैं, ऑडिट करने की कोशिश करता है। तो यह जो प्रतिवेदन है किसको समर्पित करता है, यह प्रतिवेदन किसको देता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर यानी कि राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन सौंपता है, चूंकि राष्ट्रपति के द्वारा फिर उसे लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इस प्रकार का नियंत्रण है इसमें। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सा समिति कार्य करती है, इसका बताना है आपको। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या विशेष अधिकार समिति। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सा समिति कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है वह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा जो प्रतिवेदन प्राप्त होता है उसके आधार पर ही वह कार्य करता है कि आगे की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, उसका फाइनल डिसीजन लोक लेखा समिति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक गाइड के रूप में कार्य करता है। तो अभी हमने आपको थोड़ा अनुमान हो गया होगा कि किसके बात कर रहे थे, लोक लेखा समिति का। तो लोक लेखा समिति भी आप लोग जानते होंगे, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 जो होते हैं लोकसभा के सभा समिति के रूप में हम जानते हैं। तो भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वह लोक लेखा समिति का क्या है, मित्र के रूप में है, जो सलाह देता है, दार्शनिक के रूप में है, निर्देश करता है, गाइडेड करता है कि किस प्रकार से कार्यक्रम करना चाहिए, कार्यपालिका पर जो पूरे वर्ष में जो व्यय होना है उसके किस प्रकार का रूपरेखा होनी चाहिए, इसके बारे में वो क्या करता है, निर्देशक के रूप में कार्य करता है लोक लेखा समिति को। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये नंबर, इसका राइट आंसर आप लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो केग जो होता है लोक लेखा समिति के बैठकों में भाग ले सकता है, केवल एक कथन ही इसका राइट है, बाकी कथन सभी क्या हैं, गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि संसद को है, ठीक है। जब नियंत्रक महालेखा परीक्षक कोई भी कार्यपालिका के व्यय के नियंत्रण का जो भी रूपरेखा तैयार करता है, यदि उसमें कुछ भी टिप्पणी ऐसा किया गया है, उसकी कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी किसको सौंपा गया है, तो संसद को सौंपा गया है। संसद ही उसमें क्या करेगा, किसी भी चीज़ का पारित करके उसे क्रियान्वयन कर सकता है या इम्प्लीमेंट कर सकता है, अन्यथा उसे रोक भी सकता है। तो अंतिम जो जिम्मेदारी के रूप में है तो उसे संसद को प्राप्त है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, हाँ। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व क्या करता है? शपथ लेता है। सभी लोग जानते होंगे कि कोई भी पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लिया जाता है। 2 शपथ होता है, एक पद की शपथ होता है और एक गोपनीयता का भी शपथ लिया जाता है। तो इस प्रकार से 2 शपथ लिए जाते हैं हर किसी भी पद के प्रारंभ से या उस कार्यभार को संभालने के पूर्व। तो इसका राइट ऑप्शन हाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी यानी कि वॉचडॉग के रूप में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ठीक है, तो हमने सभी पहलुओं को ध्यान में रखा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं और संभावित जो भी क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करके वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, जो कि लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी यानी वॉचडॉग के रूप में कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है। तो पहले भी इसका जिक्र मैंने किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को 2/3 विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। उसके उपरांत राष्ट्रपति द्वारा उसे क्या किया जा सकता है? डिसमिस किया जा सकता है। तो इस प्रकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर ही हटाया जा सकता है। एक कठिन प्रक्रिया होती है, आसानी से इसे हटाया नहीं जा सकता है और यह प्रसाद पर्यंत पद भी नहीं होता है। कई बार इसमें आपको पूछा गया था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद है? तो ऐसी भी बात नहीं है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु वह उसका प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। अर्थात प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है और जब चाहे उसे नियुक्त कर सकता है, पर ऐसी बात इसमें नहीं है। चलिए, इसका राइट ऑप्शन आपका बी नंबर हमने बता दिया है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है? इसका भी राइट आंसर होगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी रक्षा लेखाओं का संकलन करना। ठीक है, रक्षा लेखाओं का संकलन करना यह महानियंत्रक लेखा परीक्षक का कार्य नहीं होता है। आकस्मिकता नीतियों तथा लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेन देन का लेखा जोखा करना यह इसका कार्य है। सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं का परीक्षण करना भी इसका कार्य है और राज्य के लेखाओं का संकलन करना भी इसका कार्य है। यानी कि राज्य के लिए भी कार्य करता है। कौन करता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम इंग्लिश में केग शॉर्ट फॉर्म में तथा इंग्लिश में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में जानते हैं, जिसका संविधान के 148 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। हम आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ते के साथ ही याद हो जाए और आपको फिर से रिवीजन करने की कोई ज़रूरत न हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो सभी लोग जानते होंगे कार्यपालिका, इसका हमने पहले भी कराया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंतर्गत ही आता है कि भारत के जो केंद्रीय स्तर पर लेखांकन का जो कार्य है या लेखा परीक्षण का कार्य है, कई प्रकार के क्वेश्चनों को आपको घुमाकर पूछा गया है। तो इस प्रकार से भी आप इसे ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हमने पहले भी बताया है कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि संविधान द्वारा। संविधान द्वारा उसके पद का सृजन का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति उसको संविधान में जो नियम बताए गए हैं उन प्रावधानों को ध्यान में रखकर किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त कर सकता है। इसका चुनाव उनाव कुछ नहीं होता है, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोलर
एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। तो सबने इसे हमने पहले भी क्वेश्चन किया है। नियुक्ति के 6 वर्ष के बाद इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और यह 65 वर्ष की आयु तक कार्य करेगा और उसके उपरांत इसकी क्या हो जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज पर जुड़ेंगे, जहां पर आपको PDF अवेलेबल होता है। आपको मिलेंगे करंट अफेयर से संबंधित तमाम सूचनाएं और वीडियो से संबंधित। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।